डिसऑर्डर्स। जब भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो पहले नॉर्मल तो पढ़ लें, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमें दो चीजों से ज्यादा मतलब होगा, एक प्लेटलेट से और दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर से। क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट, CF। और यहाँ पे आपका क्या है, प्लेटलेट है, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो बहुत ही सिंपल डिस्कशन होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेटलेट्स, राइट। नंबर 1 प्लेटलेट्स, हम लोग इन्हीं को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कितना नॉर्मल अमाउंट होता है इनका, प्लेटलेट्स, राइट। हम लोग कहते हैं नॉर्मल कितना होता है, 1.5 लाख टू 4 लाख एटलीस्ट पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर यही चीज आपके हम लोग कहें 1 लाख से कम हो गया तो हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इफ लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, known as थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, राइट। डिफरेंट डिजीजेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल डेंगी फीवर, किसी को डेंगी होगा तो क्या होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, इसीलिए उनको सिंगल डोनर प्लेटलेट या रैंडम डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, डेंगी फीवर, राइट। ऐसे लोगों में क्या मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, डेंगी वायरस प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट का काम है, हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स फॉर्म टेम्पररी प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। टेम्पोररी प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, राइट। कुछ ऐसे नाम है जो याद रखना, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, right, which is first protective mechanism against bleeding, right, against bleeding when there is injury to blood vessel, there is injury to blood vessel। अभी समझाया जाएगा ये सब चीजें। ब्लड वेसल को अगर इंजरी होगी तो वहां पे सबसे पहले प्लेटलेट्स पहुंचेंगे और प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाएंगे, राइट। प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग प्रिवेंट कर सकता है, स्टॉप्स ब्लीडिंग फॉर अ व्हाइल। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है आपका टेम्पोररी बना है, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स ने इनका साथ नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स ने अगर साथ नहीं दिया तो ये जो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग है जो प्लेटलेट ने बनाया है ये डिसलॉज हो जाएगा ब्लड वेसल से, राइट। अभी इसी मैकेनिज्म को देखेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जब हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, CF से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, there are 13 clotting factors, there are 13 clotting factors, 6th clotting factor is unknown। एक निमोनिक भी होता है, उससे हम लोग सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम भी याद कर सकते हैं, राइट, ताकि आगे चल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए तो तुम लोग एक अप्रोच बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसमें 6th क्लॉटिंग फैक्टर आपका अननोन है। कुछ चीजें हम लोगों ने पिछले टर्न पे भी बताया था, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट factor 8 are synthesized by liver, synthesized by liver, राइट। तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को कौन बनाता है, लिवर बनाता है, एक्सेप्ट फैक्टर 8, एक्सेप्ट फैक्टर 8। हम लोगों ने बात भी किया था फैक्टर 8 को कौन बनाता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल,
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और बहुत ही नॉर्मल सी चीज देखी थी, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। बनाएगा इसको भी लीवर ही, राइट, लेकिन इसके लिए विटामिन के की जरूरत होगी। हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, सब मिलके क्या करते हैं, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग को किसमें चेंज कर देते हैं, क्लॉट में या थ्रोम्बस में। तो हम लोगों ने कहा, मान लीजिए यहाँ पे इंजरी हुई, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया, प्लेटलेट पहुंचे सबसे पहले। इन्होंने बनाया क्या चीज, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, राइट। इन्होंने ट्रांजिएंटली क्या चीज रोक लिया, ब्लीडिंग को, राइट। इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, हीमोस्टैटिक प्लग, राइट, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, राइट। टेम्पररी आपकी क्या होती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, राइट, ब्लीडिंग स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल। आगे चल के देखेंगे कितनी देर में ब्लीडिंग स्टॉप होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नोन एज ब्लीडिंग टाइम, राइट, नोन एज ब्लीडिंग टाइम। इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम में क्लॉटिंग फैक्टर का कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग किसी पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम देखें तो ब्लीडिंग टाइम डिपेंड करता है कि उनके प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग कितनी देर में बने हैं। अगर प्लेटलेट कम होगा या प्लेटलेट का फंक्शन ठीक नहीं चल रहा होगा तो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग क्या है, नहीं बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, लेट बनेगा, तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, राइट। 2 to 8 मिनट नॉर्मल है, इतनी देर में किसी में भी ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए। आगे चल के फिर होने लगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, थोड़ी देर के लिए रुक जानी चाहिए क्योंकि प्लेटलेट्स ने अपना काम कर दिया। प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग में ही क्लॉटिंग फैक्टर्स स्पेशली फाइब्रिनोजन मिल जाता है और ये चीज क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, और हम लोग इसी को कहते हैं थ्रोम्बस, राइट। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, राइट, जब तक ब्लड वेसल हील नहीं हो जाएगी तब तक वहां रहेगा, राइट, दिस इज परमानेंट। नाउ हम लोग कहते हैं क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप्स परमानेंटली, ब्लीडिंग स्टॉप्स परमानेंटली, राइट, ब्लीडिंग तो स्टॉप ही हो गई थी। हम लोग कहते हैं दिस इज स्टेबल, राइट। नाउ चांसेस ऑफ रीब्लीडिंग इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पे क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लॉट कितनी देर में बना, इसी को हम लोग कह देते हैं क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम में प्लेटलेट का कोई रोल नहीं है सच, राइट, हम लोग कहते हैं इसमें कुछ ड्यूरेशन लगा, दैट इज क्लॉटिंग टाइम। अब देखो क्लॉटिंग टाइम सीटी, ब्लीडिंग टाइम बीटी। इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम इज रिलेटेड टू किससे, ब्लीडिंग टाइम इज रिलेटेड टू प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, क्लॉटिंग टाइम इज रिलेटेड टू क्लॉट, इसका मतलब क्लॉटिंग टाइम इज रिलेटेड टू क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 है, राइट, तो क्लॉटिंग टाइम कोई भी फैक्टर गड़बड़ होगा तो बढ़ जाएगा, राइट, लेकिन उन फैक्टर्स में कुछ इंट्रिंसिक पाथवे के हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक पाथवे के हैं, राइट। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लॉटिंग टाइम जरूर बढ़ता है, राइट, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि इंट्रिंसिक वाला गड़बड़ हुआ कि एक्सट्रिंसिक वाला गड़बड़ हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें दो चीजें और करानी पड़ती हैं, पीटी एंड एपीटीटी, राइट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आइए देखते हैं पीटी एंड एपीटीटी के बारे में थोड़ा सा। पीटी एंड एपीटीटी, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इस तरीके से भी एक आउटलाइन देखा है हम लोगों ने। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ब्लीडिंग प्रिवेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग,
किस तरीके से क्लॉट बनता है और कैसे हम लोग ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये डायग्राम बिल्कुल फिट बैठता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ब्लड का बहना रुक जाएगा, दैट इज हीमोस्टैसिस, राइट। हीमोस्टैसिस में हम लोग कहते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की क्या हो गई, इंजरी हो गई। ब्लड वेसल की इंजरी हो गई तो क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से ब्लड लीक करने लगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पहुंचेंगे, सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बनेगा। प्लेटलेट प्लग क्या होगा, ये आपका प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। हीमोस्टैटिक प्लग ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पररी होगा, राइट। अब आगे इसको अगर स्टेबल रखना है, ब्लीडिंग हमेशा के लिए प्रिवेंट करना है, तो इस पे क्लॉटिंग फैक्टर्स का आना जरूरी है, क्लॉट बनना इसका जरूरी है। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब आपका क्या आ गया, फिब्रिन आ गया, फिब्रिनोजन एक्टिव हो गया, फिब्रिन। अब यहाँ पे मेस लाइक स्ट्रक्चर बन गया और ये आपका क्या है, परमानेंट है, राइट, दिस इज परमानेंट। जब तक ब्लड वेसल हील नहीं हो जाएगी तब तक ये मेस क्या करेगा, तब तक ये मेस वहां पे बना रहेगा और फर्दर ब्लीडिंग को क्या कर देगा, ये मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज क्या कर देगा, फर्दर ब्लीडिंग होगी ही नहीं, है ना। तो चीजें यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। तो आइए देखते हैं और आगे एक और डायग्राम लेते हैं। वही सेम ही डायग्राम है, बस मेरे ख्याल से दूसरी तरीके से डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हीमोस्टैसिस की, राइट। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो ब्लीडिंग होगा, मतलब आरबीसी आपकी यहाँ से निकल रही होंगी। अब यहाँ पे क्या आता है, रोल आ जाता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट सबसे पहले क्या करते हैं, प्लग बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। और फिर आगे चल के फाइब्रिन आ जाता है और इस चीज को स्टेबलाइज कर देता है। तो जहां से ब्लीडिंग हो रही थी वो चीज अब बंद हो जाती है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं हीमोस्टैसिस में, हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस में ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनर ब्लड वेसल इंजरी हुई, राइट। मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग नहीं बता सकते ना कि प्लेटलेट कम है कि क्लॉटिंग फैक्टर कम है, तो कुछ ना कुछ एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। ब्लड वेसल इंजरी हुई तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए, यहाँ पे प्लेटलेट का आना और यहाँ पे प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग का बनना, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, राइट। और यहाँ पे मैं कहूंगा जब ये बन जाएगा तो ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। हम लोग कहेंगे जितना टाइम लगेगा, राइट, ब्लीडिंग स्टॉप होने में, उसी को ब्लीडिंग टाइम, बीटी। तो अगर मान लो किसी में प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा ब्लीडिंग प्रिवेंट करने में। अभी इसी कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं। आगे चल के मैंने कह दिया यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली फिब्रिन इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पे क्लॉट बन गया, राइट। तो क्लॉट कब बना, उसके लिए हम लोगों ने कह दिया क्लॉटिंग टाइम, राइट, सीटी। तो बीटी हम लोग कह रहे हैं प्लेटलेट से रिलेटेड है, सीटी हम लोग कह रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर किसी का ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है, तुम लोगों ने लैब में किया होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो गया, मैंने कह दिया ग्रेटर देन 8 मिनट हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, प्लेटलेट्स कम है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कम है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। कितना सिंपल है, राइट। ब्लीडिंग दोनों से होगी, लेकिन जब ब्लीडिंग टाइम की बात करते हैं तो ब्लीडिंग से तो रिलेटेड डायरेक्टली है, लेकिन क्लॉटिंग टाइम रीब्लीडिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग कहते हैं जब भी ब्लीडिंग टाइम की बात करेंगे हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ब्लीडिंग टाइम का मतलब केवल प्लेटलेट से है, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं नो रोल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे चल के अगर किसी में प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन गया है, अब जिम्मेदारी बनती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, उसको स्टेबलाइज करना। तो जब क्लॉटिंग टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो क्लॉटिंग टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, सीटी। अगर किसी का सीटी गड़बड़ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके क्या है, कम है, राइट, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है।
क्लॉटिंग टाइम का डायरेक्ट कोई प्लेटलेट से रिलेशन नहीं है, राइट, क्योंकि क्लॉटिंग कौन करवाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, और वो तब करवाएंगे जब प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बन गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लॉटिंग टाइम की। तो क्लॉटिंग टाइम क्या है, तब इंक्रीज होगा, तब ज्यादा टाइम लगेगा क्लॉट बनने में जब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे या डिफेक्टिव होंगे, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कितने हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई भी अगर कम होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। हमें मोटा मोटा ये भी जानना रहता है इसमें से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा तो क्लॉटिंग टाइम आपका अफेक्टेड होगा। अभी उस कंक्लूजन पे धीरे धीरे तुम लोगों को समझ आएगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 है, राइट। कुछ इसमें से दूसरे तरीके से क्लॉटिंग इनिशिएट कराते हैं, कुछ दूसरे तरीके से। एक आपका होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। मतलब 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग रास्ते से जाके क्लॉटिंग कराते हैं। हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अंतिम में दोनों क्लॉटिंग ही कराएंगे, राइट। तो हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया 8, 9, 11, 12, यहाँ पे मैंने कह दिया फैक्टर 7। अगर इनमें से कोई क्लॉटिंग फैक्टर अगर डिक्रीज कर गया तो इसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम तो बढ़ा ही था, यहाँ पे एक और टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि पता चल जाए इंट्रिंसिक वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स कम थे। कौन सा, यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रो इंट्रिंसिक वाला है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे भी क्लॉटिंग टाइम तो दोनों में बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन क्लॉटिंग टाइम के अलावा हम ये कैसे बताएंगे सेवेंथ वाले की कम से क्लॉटिंग हो रही है कि इनके कमी से हो रही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगेन, अगर फैक्टर 7 कम हो गया तो इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, पीटी, पीटी विल इंक्रीज। हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, राइट। तो पहले हम लोग क्या बता रहे हैं, पहले हम लोग कह रहे हैं बीटी कराएंगे, ये पता कर लेंगे प्लेटलेट्स कम है या प्लेटलेट हैं और डिसफंक्शनल हैं उनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। फिर हम लोग देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी से अगर हो रहा होगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ा होगा। दो ग्रुप में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनमें से अगर इंट्रिंसिक की वजह से प्रॉब्लम है, राइट, तो एपीटीटी बढ़ जाएगा। एक्सट्रिंसिक की वजह से है तो आपका पीटी बढ़ जाएगा, राइट। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। हीमोस्टैसिस तुम लोग समझ गए हो, पहले हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा मतलब प्लेटलेट प्लग, उसके बाद क्लॉट बन जाएगा। प्लेटलेट प्लग में जाहिर सी बात है केवल प्लेटलेट का रोल है, क्लॉट में केवल क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल है, प्रोवाइडेड दैट प्लेटलेट प्लग पहले बन चुका हो। तो हीमोस्टैसिस में हम लोग कह रहे हैं प्लेटलेट प्लग थोड़ी देर तक ब्लीडिंग प्रिवेंट कर लेगा, राइट। कितनी देर में प्रिवेंट कर लेगा वही ब्लीडिंग टाइम है। अगर प्लेटलेट कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ब्लीडिंग प्रिवेंट करने में, हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं यहाँ पे पेशेंट में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से कितनी देर में क्लॉट बन जाएगा ये डिपेंड करेगा कितने फंक्शनल या कितने अमाउंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो क्लॉटिंग टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो जाए इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके कम हो गए हैं। कौन से ग्रुप के क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं, इंट्रिंसिक वाले जो कि 8, 9, 10, 11 है, या एक्सट्रिंसिक वाले। क्लॉटिंग टाइम दोनों में इंक्रीज रहेगा, एपीटीटी तब इंक्रीज होगा जब इंट्रिंसिक वाले गड़बड़ हो जाएंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम तब इंक्रीज होगा जब आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे खराब हो जाएगा। तो जब किसी डिजीज को ट्रीट करते हैं, मान लो हीमोफीलिया ट्रीट कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा फैक्टर वहां पे कम है, क्या वहां पे रिजल्ट आना चाहिए, क्या चीज पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे प्लेटलेट या क्लॉटिंग फैक्टर जिससे पेशेंट का हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे अब देख लेते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ निमोनिक भी देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल कल ही देखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, क्लॉटिंग फैक्टर्स 13, तो जब तक मैं लिखूंगा तब तक स्टार्ट से तुम लोग सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को पहले से भी जानते ही होंगे।
इस तरीके से इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। पहला क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए, पहला इज फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, चौथा आपका कैल्शियम। और अगर हम लोग बात करें एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, अगर किसी में एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया ए है, राइट। नाइन्थ वाला क्लॉटिंग फैक्टर क्रिसमस फैक्टर है, हम लोग कहते हैं अगर नाइन्थ वाला कम है तो हीमोफीलिया बी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज, राइट। और इसके फैक्टर को भी हम लोग क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, राइट। बस इतने ही फैक्टर ऐसे आपको याद करने हैं, याद सारे कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे सिक्स्थ नहीं दिख रहा है, राइट, नो सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर, सिक्स कुछ नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट वाला प्रोथ्रोम्बिन है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला फाइब्रिनोजेन है, सेकेंड वाला प्रोथ्रोम्बिन है, फोर्थ कैल्शियम है, और एट्थ और नाइन्थ जिनकी वजह से हीमोफीलिया होता है, एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, दूसरा क्रिसमस फैक्टर है, राइट। इस तरीके से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, सब आपके क्लॉटिंग में हेल्प कराएंगे। कोई भी कम होगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ सकता है, एक ग्रुप कम होगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ने के अलावा एपीटीटी भी बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रुप गड़बड़ होगा तो हम लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ने के अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसको याद करने का एक निमोनिक है, ये भी बहुत ही ओल्ड पुराने जमाने का निमोनिक है। इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अभी मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे बताया है, केवल पढ़ाया नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वही होगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स, तुम लोग कॉलेज गए होगे तो शायद फ्रेशर्स पार्टी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग, आज तुम लोग गाने वाले भी हो चैट सेक्शन में, एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन, मतलब ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग लाइफ में चिल करो, राइट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने से आज तक किसी को कुछ मिल नहीं पाया है, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पे मान लो कि पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट बाकी चीजें हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। क्लॉटिंग फैक्टर्स में सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कि एक दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रेशर्स पार्टी। अब देखो, फ्रेशर का मतलब एफ से फाइब्रिनोजन हो गया, राइट, पार्टी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, टी वगैरह छोड़ भी दो, कम लेट्स पार्टी, सी फॉर कैल्शियम हो गया। तो इससे सब कुछ याद कर सकते हो, राइट, कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो इस निमोनिक को तुम लोग पढ़ लेना, मैं निमोनिक पढ़ाऊं उतना तो तुम लोग समझते ही हो, है ना। तो टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के, जो कि 13 है। मेन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इस निमोनिक को तुम लोग घर पे देख लेना है, तो बड़ा इजी है। हम लोग अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल रहा, अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स में अगर इंट्रिंसिक पाथवे वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है तो एपीटीटी भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एपीटीटी भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे वाला है, कम है तो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। ये अप्रोच है, आगे चल के हम लोग जब देखेंगे किसी को कोई डिजीज है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो पिन पॉइंट करना चाहेंगे कि क्या चीज कम हो गई है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो जब हम लोग क्लॉटिंग कैस्केड की बात करते हैं या कोआगुलेशन पाथवे की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात आती है, राइट। हम लोग कहते हैं कोआगुलेशन कैस्केड, कोआगुलेशन कैस्केड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट तरीका है जिसकी वजह से अंतिम में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर वो क्लॉट को स्टेबलाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर इस डायग्राम को लिया जाए तो इसमें तुम लोगों को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ठीक दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर पे निमोनिक के साथ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो दो पाथवे, एक तो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है, यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे है,
फिर दोनों जाके मिल गए 10th फैक्टर से, हम लोगों ने कहा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो गया, और लास्ट में फिब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 था, ये एक्टिव होके क्या बना दिया, फिब्रिन बना दिया, और ये क्लॉट बन गया, मतलब थ्रोम्बस बन गया। इसी में फैक्टर 13 आ जाता है, इस क्लॉट को और स्टेबल बना देता है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू पाथवेज, राइट, जो दोनों वर्क करके साइमल्टेनियसली 10 को एक्टिवेट करते हैं, अंतिम में फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बहुत ही इजी तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स इंट्रिंसिक पाथवे के, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक पाथवे के मिल जाते हैं, राइट, और 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं 10A में, और कुछ और आपके यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से फाइनली 1 आपका 1A में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। और जब फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया तो यही तो क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल था, क्लॉट या थ्रोम्बस। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों मिल के अल्टीमेटली क्लॉट बनवाते हैं। इनमें से कोई भी गड़बड़ हो जाएगा तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इनमें से केवल ये गड़बड़ होगा तो एपीटीटी इंक्रीज हो जाएगा, ये गड़बड़ होगा तो पीटी इंक्रीज हो जाएगा। तो 10th फैक्टर को ये लोग एक्टिवेट करते हैं, और 10th फाइनली कई और फैक्टर मिला के फैक्टर 1 को एक्टिवेट कर देता है, राइट। ए का मतलब एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है। पूरा कोगुलेशन इसीलिए मेहनत किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक कि किसी तरीके से फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके इसको एक्टिवेट करा दिया जाए। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे, अभी बिल्कुल ये क्या है, आउटलाइन है, किस तरीके से कोगुलेशन होता है। इसको नेक्स्ट टर्न पे निमोनिक के साथ भी बताएंगे, अभी बस इसको एक आउटलाइन सिंपल करके बता देते हैं। इसका निमोनिक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों क्लॉटिंग की शुरुआत करवाएंगे। यहाँ पे फैक्टर हैं आपके 9, 10, 8, 9, 11, 12। यहाँ पे फैक्टर आपका मेनली है 7, राइट। ये दोनों मिल जाएंगे और फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे। पूरा बना दे रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे निमोनिक बताएंगे। फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया 10A में, राइट। 10A आपका 5 के साथ मिलके, 5 के साथ मिलके किसको कर दिया, 2 को एक्टिवेट कर दिया, और 2 1 को एक्टिवेट कर देगा। 2 को एक्टिवेट कर दिया, ये 2 तो है नहीं यार, क्या लिख रहा हूँ, फैक्टर 2 को इन्होंने एक्टिवेट किया, राइट। 2 जब एक्टिवेट हो गया तो 2 ने किसको एक्टिवेट कर दिया, 1 को, 1A में, राइट। बस 1A का मतलब क्या हो गया, फिब्रिन बन गया, राइट। फिब्रिन का मतलब क्लॉट बन गया। 1 तो फाइब्रिनोजन है, 2 आपका क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, तुम लोगों ने शुरू में ही बताया था, प्रोथ्रोम्बिन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के। फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिए, फिर 10 ने फैक्टर 5 की हेल्प ली, राइट। फिर फैक्टर 5 ने 10 के साथ मिलके 2 को एक्टिवेट किया, और 2 ने फाइनली 1 को किया। दिखने में बहुत टफ लग रहा है ये बहुत इजी। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से इसके नीचे से कॉमन पाथवे हो गया है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ने मिलके इतना काम किया है। तो एक ये इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, एक ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, और ये पूरा कॉमन पाथवे हो गया, कॉमन पाथवे। तो इसको कल हम लोग निमोनिक के साथ पढ़ेंगे, और कल हम लोग कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, राइट। ये चीज मैं रिवाइज कराऊंगा जो कोगुलेशन कैस्केड की बात कर रहा हूँ।